नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज। अमेरिका में जोहरान ममदानी नाम का एक शख्स न्यूयॉर्क का मेयर बना। ये एक मेयर का चुनाव है, लेकिन एक ऐसा चुनाव जिसे दुनिया देख रही है। और दुनिया ये देखने की कई वजहें हैं। दुनिया में वो लोग इसे देख रहे हैं जिनके लिए विचारधाराएं मायने रखती हैं, कैपिटलिस्ट विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा। अमेरिका के अंदर के वो लोग इसे देख रहे हैं जो या तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। और मेरे जैसे कई लोग भी देख रहे हैं जो देश और दुनिया में हो रहे चुनावों को उस हद तक ऑब्जर्व करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे चुनाव जीत रहा है, चुनाव कैसे लड़ा जाए और कैसे जीता जाए, कैसे एक ऐसी ग्राउंड फोर्स तैयार की जाए जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर व्यक्ति का मुकाबला करके यानी सत्ता के विरोध में जाकर भी चुनाव निकाल सके। इस मामले में जोहरान ममदानी एक केस स्टडी है, लेकिन जोहरान के इलेक्शन कैंपेन को समझने से पहले न्यूयॉर्क का वोटर अर्थमेटिक और इमिग्रेंट इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर जिसे प्रवासियों ने बनाया, माने वहां ज्यादातर लोग प्रवासी हों, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ 88 लाख की आबादी है और न्यूयॉर्क राज्य की कुल आबादी का 44% न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, तो दुनिया के किसी शहर में सबसे ज्यादा प्रवासी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा तो वो भी यहीं पर है। विचारधारा के स्तर पर यहाँ डेमोक्रेट ज्यादा प्रभावी रहते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के खिलाफ वाली पार्टी डेमोक्रेट पार्टी, जिससे जो बाइडन थे पिछले राष्ट्रपति, ओबामा भी थे। न्यूयॉर्क को अगर 5 हिस्सों में बांटा जाए तो 4 में डेमोक्रेट का कब्जा है, सिर्फ स्टेटिन आइलैंड पर रिपब्लिकन ज्यादा है। यानी यहाँ के लोग विचारधारा के स्तर पर सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय पहचान या पूंजीवादी सोच की बजाय उदार और समान अधिकारों की वकालत करते हैं। और इसकी भी वजह है कि ज्यादातर लोग प्रवासी हैं, तो एक राष्ट्रीय या सांस्कृतिक पहचान के मायने रखने वाले लोग होंगे ही नहीं। दुनिया भर की पहचानें अपना यहां पर वजूद रखती हैं। अब न्यूयॉर्क का वोट गणित समझिए। यहां कुल 60 लाख वोटर हैं और उसमें से 70% डेमोक्रेट, लगभग 10 से 12% रिपब्लिकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाले, और 20% अन्य हैं। यानी चुनाव रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच नहीं होता है, असल लड़ाई डेमोक्रेट के ही भीतर होती है, क्योंकि उनका लगभग 70% के आसपास वोट परसेंटेज है। असल लड़ाई डेमोक्रेट के भीतर होती है कि कौन मेयर बनेगा। 2002 से लेकर 2013 तक निर्दलीय मेयर, और उसके बाद लगातार यहां पर डेमोक्रेट ही जीत रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वहां जब एक ही पार्टी का दबदबा है तो वही चुनाव जीतती है, तो फिर चर्चा किस बात की। देखिए, भारत में पार्टी टिकट देती है, पार्टी ये तय करती है कि हमारा वहां से कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं है। वहां कैंडिडेट बनने के लिए भी एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और पब्लिक सपोर्ट के आधार पर ही कैंडिडेट बन पाते हैं। और ममदानी ने अपने प्रचार में 6 से 8 मिलियन डॉलर खर्च किए सिर्फ कैंडिडेट बनने पर। अब न्यूयॉर्क का इक्वेशन आप समझे और ये भी समझ गए कि न्यूयॉर्क में प्रवासी ही परिणाम तय करते हैं। अब ममदानी के परिवार को समझिए। मां मीरा नायर ओडिशा के भुवनेश्वर में जन्मी, दिल्ली और मुंबई में पली बढ़ी, यानी कि इंडियन, और फिर अमेरिका में जाकर के बस गई। मां भारत की, पिता महबूब ममदानी जो युगांडा मूल के मशहूर प्रोफेसर रहे, जो कई पीढ़ी पहले आकर के अमेरिका में बस गए। पत्नी इसरा हिरसी, जिनका परिवार मूल रूप से सोमालिया से एक अफ्रीकन देश से, यानी कि परिवार भी प्रवासियों के बीच दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। राजनीति में अगर किसी व्यक्ति की सेंटिमेंट बेस्ड पहचान अगर मल्टीपोलर होती है तो वोटर से कनेक्ट करने में वो ज्यादा कामयाब होता है, उसको ज्यादा फायदा होता है। सिंगल पोलर कनेक्टिविटी तब काम कर सकती है जब वो तबका मेजॉरिटी में। अब जोहरान ममदानी की कैंपेन की स्ट्रेटेजी समझिए, क्योंकि आप न्यूयॉर्क के इक्वेशन को समझे, वहां के वोटर इक्वेशन को समझे और ममदानी की फैमिली को समझ चुके हैं। और मैं जोहरान ममदानी के कैंपेन पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि उसने लीक से हटकर एक नैरेटिव बनाया। वो नैरेटिव सही है या गलत है, वो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा और वो चुनाव जीता। नैरेटिव बिल्डिंग को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला सोशल मीडिया कैंपेन और दूसरा ग्राउंड टीम। और दोनों के लिए जरूरी है कि पहले मुद्दे तय किए जाए, जिनको बेस बनाकर एक नैरेटिव बनाया जाए और फिर टारगेटेड वोटर को अपनी ओर खींचा जाए।
न्यूयॉर्क में पिछले कुछ समय से लोअर इनकम क्लास या फिर कहें कि मिडिल इनकम क्लास के आम लोगों की परेशानियां वहां पर लगातार बढ़ रही थी। वजह किराया और घरों की कीमतें आसमान छू रही थी। न्यूयॉर्क में किराए पिछले 5 सालों में 40% तक बढ़े। मध्यम वर्ग और कामगार वर्ग शहर से बाहर जा रहे थे। महंगाई बढ़ रही थी। किराया, बिजली, खाना, दवाएं महंगी हो रही थी और इनकम में वहां पर बराबरी थी नहीं। लोअर या मिडिल क्लास जो कमाता उससे बचत नहीं कर पाता, उसका भी सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब। न्यूयॉर्क की एमटीए यानी कि मेट्रो ट्रांजिट अथॉरिटी बार बार वहां पर किराया बढ़ा रही थी। मजदूर वर्ग परेशान हो रहा था। हेल्थ सर्विस, हाउसिंग सेक्टर, सबकी हालत बिगड़ी हुई थी। जो न्यूयॉर्क पूंजीपतियों की पॉलिटिक्स का केंद्र था, वहां ये तमाम बातें ममदानी के लिए पीपुल्स पॉलिटिक्स को पर्याप्त उपजाऊ जमीन दे रही थी। महंगे घरों के बदले ममदानी ने वादा किया कि वहां पर रेंट फ्रीज लागू किया जाएगा, यानी किराया फ्रीज कर देंगे, आगे से वो बढ़ेगा नहीं, और नए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे ताकि लोगों को वहां पर घर बन सके। असर ये हुआ कि 60% से ज्यादा न्यूयॉर्क वासी जो किराएदार हैं उनसे वो कनेक्ट कर पाए। ये मसला मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास दोनों को टारगेट करता है। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। न्यूयॉर्क में हर दिन 50 लाख लोग बस या मेट्रो से सफर करते हैं, तो उनको टारगेट करते हुए ममदानी ने वादा किया कि बसें सबके लिए फ्री होगी। महंगाई लोगों को परेशान कर रही थी, तो ममदानी ने नारा दिया, सरकार की प्राथमिकता शेयर बाजार नहीं, रसोई होनी चाहिए, और शहर में पब्लिक ग्रोसरी स्टोर शुरू करने का प्लान दिया ताकि रसोई के बजट को कंट्रोल में रखा जा सके। न्यूयॉर्क में अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो पुलिस के अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। माने लोगों के बीच में पुलिस और कानून दोनों की कार्यशैली पर बहस चल रही थी, तो इसे भी ममदानी ने भुनाया। ममदानी ने खुले तौर पर पुलिस के अत्याचार का विरोध किया और कहा, हमें पुलिस में फंड नहीं, समाज में फंडिंग करनी चाहिए। असर यह हुआ कि ब्लैक, हिस्पैनिक और साउथ एशियन समाजों के बीच गुडविल क्रिएट हुई। इसके अलावा युवा और एथिकल वोटर को टारगेट करने के लिए हेल्थ और क्लाइमेट जस्टिस के मुद्दे पर भी नई राय रखी, क्योंकि कोविड महामारी के बाद वहां के लोगों में हेल्थ केयर सिस्टम से भरोसा उठा और समुद्री किनारे पर बसे न्यूयॉर्क जैसे शहर के लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज भी मायने रखता है। ममदानी ने शहर में ग्रीन न्यू डील जैसी नीति का ऐलान किया। रिन्यूएबल एनर्जी, साइकिल ट्रैक, ग्रीन बिल्डिंग्स और पब्लिक ग्रीनरी पर इन्वेस्ट बढ़ाने का वादा किया। यानी सबसे पहले जनता में बहस किन मुद्दों पर है, जनता परेशान किन मुद्दों से है और किस मुद्दे से कितनी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, ये पहचान की जाए। फिर हर मुद्दे का समाधान ढूंढा जाए और वो समाधान रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ममदानी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी प्लान बताया था कि कौन सा पैसा कहां से आएगा, कहां टैक्स बढ़ाया जाएगा। मुद्दों की पहचान हो, उसके समाधान का प्लान हो, यानी खेल यहां तक का तैयार हो चुका है। अब अगला स्टेप, पब्लिक के बीच में जिन समस्याओं से हमें वोट मिलना है उस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और समाधान के रूप में ममदानी के वादों को पहुंचाया जाए। और जब भी चुनावों में किसी चेहरे को समस्याओं के समाधान के रूप में पब्लिक देखना शुरू कर देती है, तो फिर रिजल्ट उसी के पक्ष में रहते हैं। इसके लिए काम को 2 पार्ट में होना होता है। पहला सोशल मीडिया और दूसरा ग्राउंड टीम। जोहरान ममदानी की मां मीरा नायर फिल्म मेकर रही है। एक थॉट को स्क्रीन के जरिए किसी के इमोशन तक कैसे पहुंचाया जाए और इमोशन के जरिए व्यक्ति को स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज से एग्री कैसे कराया जाए, ये फिल्म मेकिंग से बेहतर कौन जान सकता है। ममदानी के सोशल मीडिया कैंपेन, बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, मल्टी कैमरा शूट और डिफरेंट एंगल से फ्रेम, सब कुछ जितना फिल्मी उतना ही लोगों को आसान भाषा में समझ आने वाला विज्ञापन। दूसरा ग्राउंड टीम। ममदानी ने चुनावों की तैयारी के दौर में न्यूयॉर्क में 1 लाख लोगों की ग्राउंड टीम बनाई। इस टीम ने घर घर जाकर लोगों को ममदानी के विजन के बारे में समझाया और वोट मांगे। कैंपेन में एक और खास बात होती है, नारे। नारे जितने आसान होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आपके मैसेज को डिलीवर करे। नारा जो जुबान पर चढ़े, नारा जिससे पब्लिक खुद को कनेक्ट करे, वही नारे और टैगलाइन कामयाब होंगे। जैसे ममदानी के कुछ नारे। पहला, फॉर द मैनी नॉट फॉर मिलीनियर्स। संदेश था, सरकार और शहर की नीतियां अब अमीरों के लिए नहीं बनेगी, अब वो जनता के लिए बनेगी। और ममदानी ने ये नारा अमेरिकी सीनेटर जो बर्नी सैंडर्स थे, जो 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में थे और हिलरी क्लिंटन से हार गए थे, उनके राष्ट्रीय स्तर के नारे नॉट मी
अस इससे प्रेरित होकर के इस आइडिया को लोकल स्तर पर लागू किया। दूसरा, होम्स फॉर पीपुल नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि घर लोगों के लिए बनेंगे, मुनाफे के लिए नहीं। और यही नारा चुनाव प्रचार के पोस्टरों में सबसे ज्यादा दिखा। इसके अलावा भी और तमाम नारे, फ्रॉम द बैलेट टू द ब्लॉक, यानी मतदान से मोहल्ले तक, ऐसे तमाम नारे, इन सारे नारों की लिस्ट बनाएं तो उनके नारे पढ़े लोगों को जरूरत समझाते हैं, प्रवासियों से कनेक्ट फील करते हैं, मिडिल क्लास को उनकी जरूरतों और भविष्य का एहसास कराते हैं और मजदूर वर्ग को उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए भरोसा दिलाते हैं। यानी नारे सिर्फ दीवारों पर नहीं, लोगों के उम्मीदों पर लिखे जाने चाहिए। और चुनावी रणनीति के इस कॉम्बो से ममदानी ने एक ऐसा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया जिसे डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता भी रोक नहीं पाई। ट्रंप ने खुले तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीता तो मैं न्यूयॉर्क का फंड रोक दूंगा। यानी पब्लिक में नेशनल गवर्नमेंट और उसके इकोसिस्टम से ज्यादा भरोसा अपने लोकल लीडर पर हुआ। और जब विचारों की लहर पब्लिक के दिमाग तक पहुंच जाए तो चुनाव परिणाम भी कुछ और ही होते हैं। ममदानी के चुनाव को अमेरिका की राजनीति की दिशा बदलने वाला चुनावी कैंपेन बताया जाता है। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, न्यूयॉर्क की एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर दूसरे बड़े शहरों में भी प्रत्याशियों ने यही अमेरिका में ट्रेंड फॉलो किया तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी दिक्कत हो सकती है। कैपिटलिज्म का आका अमेरिका उसी के गढ़ में साम्यवाद की बात करके सबसे बड़े शहर में सत्ता पर काबिज होता है तो ये एक राष्ट्र के लिए वैचारिक स्तर पर बड़ा झटका है। खैर, ये वो बातें थी जिससे हमें ये समझ में आया कि उसकी चुनावी रणनीति क्या थी, पब्लिक नैरेटिव कैसे तय किया जाता है। ममदानी की ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काम की है जो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि ममदानी इंसान कैसा है। इसके लिए जरूरी है उनकी विचारधारा को समझना, भारत के प्रति उनके नजरिए को समझना और धर्म के मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं, उनके कैरेक्टर का हिसाब किताब होगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।